ये सब तो हमारी ताकत को कमजोर करने के लिए ऐसे बहरूपियों को पावर दी जाए, ऐसे बहरूपियों को मीडिया में जगह दी जाए। आप सब जिम्मेदार साथी कराए हुए हैं, आप सब जानते हैं इस वक्त देश के हालात क्या है। हमारे आज के वोट की कीमत अंबानी के वोट के महिला न्याय बाबा साहब ने आपको दे दिया, लेकिन सामाजिक रूप से क्या आप अंबानी के बराबर हैं? आर्थिक रूप में क्या अंबानी के बराबर हैं? तो सामाजिक रूप में बराबर नहीं है, आर्थिक रूप में बराबर नहीं है, तो इसके मतलब है अभी संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। मेरे बच्चों आपके घर में 2 वक्त की रोटी अगर है तो 1 वक्त की रोटी खा दो, 2 रोटी है तो आधी रोटी 1 रोटी खा दो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करो, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दवा है। ये बाबा साहब हमारे नौजवान साथी इधर भारी संख्या में इधर आए हुए हैं और नौजवान साथी बहुत जल्दी भटक जाते हैं। इनको समझना चाहिए कि आप किस दिशा में आपके लिए और आपके समाज के लिए मान सम्मान है और कौन दिशा काजोलकर की तरफ जा रही है। इधर 2 दिशाएं आज भी हैं देश में। 1952-53 की अगर बात कर लें तो उस वक्त के 2 दिशाएं थी देश के अंदर। एक काजोलकर की थी जो कांग्रेस ने पैदा की, और उसके बाद भी एक दिशा पैदा की बाबू जगजीवन, और एक दिशा थी हम सब के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ। अब तय करना था समाज के लोगों जो काजोलकर का साथ देंगे या बाबू जगजीवन राम का साथ देंगे जो कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहे थे, या उनका साथ देंगे जिन्होंने पूरा जीवन अपने समाज के उत्थान के लिए। और आज भी साथियों आपके सामने वही बातें आती। आज भी देखिए मिशन के गद्दार हैं, और वो मिशन के गद्दार आपके बीच में आते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मिशन की बातें करते हैं, मानवर साहब के बारे में बातें करते हैं, हमारे मूवमेंट के बारे में बातें करते हैं, और अपनी दुकान चलाते हैं। और दुकान चलाते हैं तो बहन जी की तारीफ करते हैं, डीएसपी की तारीफ करते हैं, और जब दुकान चल जाती है तो डीएसपी की बुराई करना शुरू कर देते हैं। इसके मतलब जब इन्होंने अपना स्थापना किया तो बीएसपी के लोगों को बुलाया, और जब इनकी ताकत बढ़ी तो कांग्रेसियों ने कहीं दूसरी पार्टी को फंडिंग करना शुरू कर दिया, और पैसा देख के इनका मन बदल गया, और पैसे देखते ही इस समाज के लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। इसका मैं एक आप एग्जाम्पल देता हूँ। एक मदारी था, हमारे राजस्थान के अध्यक्ष की कहानी है, मेरी कहानी नहीं लेकिन बहुत अच्छी लगी। एक मदारी था, उसके पास तीतर पालतू था। अब वो तीतर मेरी बादाम खिलाए, काजू खिलाए, पिस्ता खिलाए। तीतर जंगल में जाए, मदारी जंगल में जाए तो तीतर को छोड़ दे, और तीतर छोड़े तो तीतर आवाज करे, क्यों की आवाज करे। जब जंगल में जाए तो वहाँ जंगली तीतर होते हैं, तो उनको लगा यार कोई हमारा भाई आया है विदेश से, लगा कोई भारी भरकम मेरा दोस्त आया है जो आज जरा आवाज दे रहा है, जो आओ देखते हैं कौन आया। अब सारे तीतर अपने बिलों से निकल के उस तीतर को देखने पहुंच गए। जब तीतर को देखने पहुंचे तो जी साथियों, जब तीतर आवाज करे तो जंगली तीतर बेचारे गरीब गुरबा कह सकते हैं, जानवरों से निकले हुए कुछ पदार्थ खा के जिंदा रहते थे। वो काजू बादाम नहीं खा लेते, लेकिन उनको लगा यार हमारा कोई मसीहा आया है इधर, चलो देखते हैं। और जब वो उसको देखने पहुंचे तो जब पहुंचे देखने के लिए तो पता लगा कि वहां मदारी ने जब पहले से जाल बिछा रखा था, और सारे जंगली तीतर वहां आके फंस गए। आप बेचारे कुछ कर नहीं सकते। और मदारी ने वही काम किया जो आज की आरएसएस, आज की कांग्रेस, आज की अदर पार्टियां करती। उन्होंने क्या किया, उस अपने पालतू तीतर को काजू बादाम खिलाया और झोले में रख दिया, और दूसरे जंगली जानवरों को सब पका के काट के खूब बना के खाया पिया।
इसलिए साथियों आज भी हमारे पास मिशन के गद्दार ऐसे घूम रहे हैं जो गले में नीला पट्टा डाल के बताएंगे हम तो मिशन के हैं, हम तो नील पताका पूरे देश में फहराएंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर एक बहुजन समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता इधर बैठे हुए हैं जो बेचारे गांव में काम करते हैं, देहातों में काम करते हैं, इनके पास गाड़ियां नहीं होती हैं, बेचारे साइकिल से मूवमेंट करते हैं, टेम्पो में जाते हैं, बसों में जाते हैं, धक्के खा जाते हैं, लेकिन एक उम्मीद आशा के साथ में हमारा मिशन है, ये हमारा मूवमेंट है कि हमारे खून और पसीने की कमाई से चलेगा। लेकिन उधर क्या होता है, उधर आप सब जानते हैं कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां घूम रही, एक नहीं हजारों गाड़ियां, साथ में कितने पैसा आता, कहाँ से आता हमें नहीं पता। मैं दवा जाता हूँ यहाँ से दिल्ली से, मैं हरिद्वार जाता हूँ, पंजाब जाता हूँ, उत्तर प्रदेश जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आने जाने में तो 10,000 का डीजल लग रहा है, एक गाड़ी का खर्चा है, तो 50 गाड़ी खर्चा कितना आता होगा भाई। तो मामला कुछ गड़बड़ देखिए है, दाल में काला नून कुछ ना कुछ। और मान्या बहन जी आप सबको समय समय आगाह कर दीजिए। इसीलिए साथियों जितने भी नौजवान साथी इधर आए हुए हैं, आपको समझना चाहिए कि आपका मिशन मूवमेंट का सच्चा नेता कौन है, आपका सच्चा हितैषी कौन है। आप सब जानते हैं कि माया बहन ने कितनी यंग एज में अपने घर बार को छोड़ के बहुजन समाज की सेवा करने के लिए निकाली। आज भी देखता हूँ साथी माया बहन की संघर्ष कर 24 घंटे में मेरी समझ से 4 से 5 घंटे सोती हूँ। कब नींद खुल जाए, कब सोचना शुरू कर दें, पता ही नहीं सर। जिस टाइम फोन बहन जी का आ जाता है तो मैं सोचता रहता हूँ बहन जी अभी सोती का मैं आराम कर। जो बहन जी हमारे इतना काम करती साथी, तो क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता कि हम लोग काम करें, अपने मोमेंट की मंजिल तक लेकर जाएं साथी। आज हम सोचते हैं कि बहन जी रोडों पे आ जाएं, संघर्ष करें। अरे साथियों माया बहन जी ने तो हजारों भाइयों को खड़ा कर दिया, लाखों भाइयों को खड़ा कर दिया। अब जिम्मेदारी हमारी और आपकी सबकी साथियों कि हम संघर्ष करें, हम रोड पर निकलें, अपने हक और अधिकार को लेकर माने। इसलिए साथियों मैंने इसलिए आज जब नौजवान साथी इधर आए हुए उनके लिए बोल रहा हूँ। और मैं बताना भी चाहता हूँ कि आपको बाबा साहब की जो बातें बताई हैं उन बातों पर ध्यान देना। बाबा साहब की लाइन थी कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, और आप जानते सब कुछ कहाँ उल्टा कर देना। लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, संगठित रहो। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित बनने के नाम पर बाबा साहब ने कहा मेरे बच्चों आपके घर में 2 वक्त की रोटी अगर है तो 1 वक्त की रोटी खा दो, 2 रोटी है तो आधी रोटी 1 रोटी खा दो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करो, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दवा है। ये बाबा साहब ने। और संघर्ष के नाम पे बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों हम तुमको अपना संविधान देकर जा रहे हैं और इस संविधान के अंदर सारे अधिकार हैं और इस संवैधानिक अधिकारों के लिए आपको जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष से ही आपको अधिकार मिलने वाले हैं। अधिकार मांगे नहीं जाते हैं, अधिकार सीखे जाते हैं। और तीसरी बात बाबा साहब ने क्या कहा, संगठित रहो, क्योंकि बाबा साहब ने हमको वोट की ताकत दी और बाबा साहब ने जब हमें वोट की ताकत दी तो बाबा साहब को मालूम था ये बहुजन समाज के जो लोग हैं ये हजारों साल से देश में गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, जिनको बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से इनकी जंजीरें को गुलामी की तोड़ करके इस देश की मुख्य धारा में लाके तो मैंने खड़ा कर। लेकिन आने वाले समय में ये कैसे अपने बच्चों का मान सम्मान बचा कर रखेंगे, उसके लिए हमें कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। और उसलिए बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया और कहा मेरे बच्चों इस वोट को कभी जाया मत देना। इसी वोट के जरिए आपके भाग्य की तकदीर बदलने वाली है, इसी वोट के जरिए आप पे जो एट्रोसिटी हो रही है, आपके अत्याचार हो रहे हैं, वो सब खत्म हो गए। इसीलिए मेरे बच्चों इस वोट को आपको कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपने वोट की वैल्यू को समझिए। वोट आपको बेचना नहीं चाहिए, आपको मैंने वोट की ताकत इस देश में राजा बनने के लिए दी है, ना कि 1 बोतल दारू में 1 किलो मुर्गा बटन लेने के लिए। इस बात को समझना चाहिए साथियों। इस बात को हमें गांव-गांव लेके जाना चाहिए, वार्ड में लेके जाना चाहिए, बस्तियों में लेके जाना चाहिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना चाहिए। टू रीच द पीपुल एंड टीच द पीपुल। इस मैटर पे जाके हमें काम करना पड़ेगा।
तब जाके हम ये कह सकते हैं कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। और हमें ये बात भी याद रखना चाहिए कि बाबा साहब ने संविधान सभा के अंदर आखिरी बात किया 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने देश को वार्निंग दी और बाबा साहब ने कहा कि मैंने आज अपने देश के अंदर आज संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाएगा और हम लोग विरोधाभासी जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। और जहां पर मैंने अपने समाज बहुजन समाज के लोगों को राजनीतिक न्याय दे दिया, लेकिन इनका सामाजिक और आर्थिक न्याय देना भी बाकी है। और मेरी आने वाली सरकारों से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इन पीड़ित लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय देने का काम करें। बाबा साहब ने प्रियम्बल में बात लिखी है, जस्टिस ने बात कही साथ। और बाबा साहब ने यह भी कहा कि आज मैंने अपने बहुजन समाज के लोगों को तो राजनीतिक न्याय दे दिया, लेकिन अभी सामाजिक आर्थिक न्याय बाकी है। राजनीतिक न्याय में बाबा साहब ने हमको क्या दिया? 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू। माने आपकी जो वोट की कीमत है इस देश के सबसे रईस आदमी कौन है? कौन है भाई बताओ? अंबानी। तो माने आपके वोट की कीमत अंबानी के वोट के महिला न्याय बाबा साहब ने आपको दे दिया। लेकिन सामाजिक रूप से क्या आप अंबानी के बराबर हैं? आर्थिक रूप में क्या अंबानी के बराबर है? तो सामाजिक रूप में बराबर नहीं है, आर्थिक रूप में बराबर नहीं है। तो इसके मतलब है अभी संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। संविधान ये कहता है, आर्टिकल 15 ये कहता है इस देश के अंदर जात धर्म जन्म स्थान के नाम पर कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होती। क्या ऐसा है? क्या होता है? राजस्थान के मेरे साथी बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से भी कुछ साथी इधर आए हुए हैं, तो मेरी समझ से अभी कहीं भी जातिवाद खत्म नहीं। लेकिन संविधान कहता है कि देश में जातिवाद नहीं होनी चाहिए। संविधान कहता है जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी, इक्वलिटी की बात संविधान करता है सर। तो इसके मतलब संविधान लागू नहीं हुआ है। और इसीलिए माननीय कांतिलाल साहब ने 14 अप्रैल 1983 को बहुजन समाज पार्टी के निर्माण करके बहुजन समाज के लोगों के सामने कर दिया और कहा कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के विरुद्ध एक कार्रवाई को, बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के संविधान को सत्ता में आके पूरा कर दिया। और इसलिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी के संविधान में ये लिखा हुआ है, उद्देश्य में लिखा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन करना चाहती है। ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा की वजह से ही इस देश की तमाम पार्टियां हैं, अम्मा पापा वाली पार्टियां, वो बहुजन समाज पार्टी से घबराती हैं। लास्ट में सारी पार्टी एक हो जाती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अम्मा पार्टी हो, चाहे पापा पार्टी हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे कोई पार्टी हो, इस सारे लोगों का एक ही टारगेट रहता है, बीएसपी को रोको बस। अगर बीएसपी आ गई तो बाबा साहब के संविधान को लागू कर दे, इस देश में रिजर्वेशन लागू हो जाए, इस देश में 100% इस संविधान लागू हो जाएगा। इसलिए साथियों, हम सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बच्चा बच्चा भीम का बीएसपी के, हम सब लोग मूवमेंट के सिपाही हैं। मूवमेंट के सिपाही पहले हैं और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बाद। और मान्य बहन ने कहा भी है कि बहुजन समाज पार्टी बाद में है, मिशन और मूवमेंट पहले है। और मिशन क्या है साथियों? मिशन हमारा, बाबा साहब ने कहा है कि टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर एमेंसिपेशन। बाबा साहब ने पार्लियामेंट नहीं बोला है। बाबा साहब ने कहा मेरे बच्चों, ये टेम्पल ऑफ पावर इस शक्ति का मंदिर है, इस शक्ति के मंदिर में कब्जा कर लो भाई, वो आपके जीवन का उद्धार हो जाए। इसलिए साथियों, हम सबको जो भी मिला हुआ है, जो आज संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, वोट की पावर मिली हुई है और महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत आपके सामने बहुजन समाज पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है, इसको कभी खत्म नहीं होने देना। और मैं दावा भी करता हूँ, मैं जानता भी हूँ, आगे 100 साल तक ये बहुजन समाज पार्टी नहीं खत्म होने वाली, 200 साल तक नहीं खत्म होने वाली। और जो लोग आए इसको खत्म करने की मंशा लेकर के कोई दुनिया से विदा हो गए, उनकी आशाएं नहीं पूरी हो पाई। उनको एक बार नहीं 10 बार लेना पड़ेगा। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी का नीला पताका पूरे देश में चमकेगा सर।
इसलिए साथियों, आप सब लोगों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मेरे नौजवान साथी हैं और मान्या बहन जी ने आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाने के लिए, आपकी बातों को समझने के लिए, आपकी बातों को इंप्लीमेंट कराने के लिए मान्या बहन ने डायनामिक लीडर आपके सामने, युवा लीडर आकाश आनंद जी को ये साथियों जो बहरूपी है उनसे आपको बचना है। मैं किसी को नेता का नाम नहीं ले रहा, आप सब समझदार हैं, बहुत समझदार मेरा समाज है, क्योंकि हम सब बाबा साहब के संतानें हैं। जो इस देश का संविधान लिख सकता है तो अपने दिमाग में समझ सकता है कौन आदमी हमारा है, कौन अपना पराया साथी। इस बात को आपको अंडरस्टैंड रखना चाहिए, क्योंकि नाम लेने से आदमी फेमस होता है। फेमस होना करना किसी को। हमें 1953 की बात याद रखनी चाहिए कि बाबा साहब को हराने के लिए कांग्रेस ने कानून को बड़ा कर दिया, इसलिए कि हमारे वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, हमारे वोट बढ़ जाए। और आज भी साथ ही हो रहा है कि हमारे वोटों पे दुश्मन की निगाह है। वो जानता है आज बहुजन समाज का जो युवा है इस देश के अंदर, आज जो सोशल मीडिया के जरिए जुड़ चुका है, आज जो ट्विटर के जरिए आपस में जुड़ा हुआ है, हमारी विचारधारा को फैला रहा है, और आज वो अपनी पार्टी के लिए पूरा कमर कस चुका है। ये उनको डर है। इसीलिए साथियों, हमारी ताकत को कमजोर करने के लिए ऐसे बहरूपियों को पावर दी जाए, ऐसे बहरूपियों को मीडिया में जगह दी जाए। आप सब जिम्मेदार साथी कराए हुए हैं, आप सब जानते हैं इस वक्त देश के हालात क्या है। मान्या बहन जी बहुत दुखी होती, चिंतित होती। इस देश के जो हालात हैं, अगर हम नहीं चलेंगे और हमने इस देश की सत्ता में जल्द से जल्द काबिज नहीं हुए तो हमारे आने वाली जनरेशन इस देश में गुलाम बना और हम कुछ नहीं कर पाए। और उस वक्त आपका बच्चा पूछेगा, डैडी मैं तो पढ़ गया, पढ़ने के बाद भी मैं सुखपुरी का नगर करता हूँ, मैं उधर जाके ट्रेन में टॉयलेट साफ करता हूँ, मैं रोड साफ करता हूँ, मैं नाली साफ करता हूँ, मैं आपसे जाके पानी पिलाता हूँ तो 5,000 रुपये मिलता है। क्योंकि आप इस जात में पैदा हुए हैं कि बिरयानी तो बेच नहीं पाओगे, चाय की दुकान भी नहीं खोल सकते, होटल रेस्टोरेंट भी नहीं खोल सकते। आपने देखा भी है कि आपने बिरयानी की दुकान खोली नोएडा में तो क्या हुआ, क्या हुआ था पता ना, पता तो इसके मतलब है वो भी नहीं कर सकते आप, तो बचा फिर आपके पास। इसलिए साथियों, हम सब उन महापुरुषों की संतानें हैं जिन्होंने इस देश को संभालने में, इस देश को बढ़ाने में संविधान से लेकर कई चीज़ों तक हमको दिया है। और हमें इस बात को याद रखना है और हमें पूरी आशा विश्वास है कि हम सब लोग जो आज की डेट में सरकारें हैं या उससे पहले केंद्र में सरकारें थी, ये लोग जो नए नए कानून लेकर आ रहे हैं, ये सारे कानून लेकर आ रहे हैं, बिना बहस के राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर ऐसे कानून पास कर दिए जा रहे हैं जिनमें सीधा सीधा हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हमला हो। और हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास होते हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम देख रहे हैं ये जो बिल आया है इस संविधान के खिलाफ, एक कानून बना रहे हैं संविधान के खिलाफ है, एक कानून दलितों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ, लेकिन हम कुछ नहीं करते। इसलिए कम से कम हमारे पास इतनी ताकत होनी चाहिए, अभी CPC जी बोल रहे थे, कम से कम हम वहां पर अपना आदमी ना बना पाए तो कम से कम इतनी ताकत होनी चाहिए कुर्सी हिलाने पर, कुर्सी तो गिरा दे कम से कम, जो हमारे संवैधानिक हमला करे अधिकारों पे उसकी कुर्सी गिरा दे, ऐसी ताकत हमारे पास होनी चाहिए। और आप देख भी रहे हैं कि आप बैंकिंग को देख लीजिए, प्राइवेट हो गया, प्राइवेट हुआ नहीं हुआ, बैंक प्राइवेट, रेलवे स्टेशन प्राइवेट, एयरपोर्ट प्राइवेट, सब तो प्राइवेट हो। अभी जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट, वैसे स्टील प्राइवेट और कई सारी नवरत्न कंपनियां, माने नवरत्न, इस देश की नवरत्न कंपनियां थी पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती पता है किसी को? पब्लिक सेक्टर कंपनी वो होती है जो हमारे खून पसीने कमाई से जो हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स से कुछ भारत सरकार कंपनी खड़ी करती है, उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। माने कि उसका जो 100% का जो प्रॉफिट आएगा वो इस देश के कल्याण में, इस देश में गरीबी में, भुखमरी में, पढ़ाई में, इसके डेवलपमेंट में खर्चा किया जाएगा। उन कंपनियों को लोग बेच रहे हैं और बेच किसको रहे हैं? बड़े बड़े धनराशि को बेच रहे हैं। अब देखिए सर,
उधर हमारे लाखों लोग नौकरी करते हैं, रिजर्वेशन के तहत पहुंचते हैं, पढ़ाई करके मेहनत करके कंपटीशन पास करके उधर पहुंचते हैं, तो उधर भी प्राइवेट हो गया। अब आपको उधर भी नौकरी नहीं मिलने वाली। आईएएस भी लेटर एंट्री के लिए बन गया, आईएएस भी लेटर एंट्री के लिए बनेगा। माने लेटर एंट्री के लिए जो आईएएस बनेगा वो कौन होगा? आपने कभी सोचा है वो कौन होगा? वो तो याद है इस देश के बड़े से बड़े पॉलिटिशियन का बेटा या बहुत बड़े धन्ना सेठ का बेटा, और कोई नहीं होगा। वो सीधे एंट्री होगी, बिना इंटरव्यू पे एंट्री हो जाएगी, सीधे एंट्री और सीधे नियमों में जाकर के सेक्रेटरी बन के बैठ और आपके अधिकारों को धीमे धीमे कर तो आप कुछ नहीं। इसलिए साथियों उधर भी आप नहीं बन पा रहे हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड में भी नहीं, आप फिटनेस में भी आप नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी आप नहीं हैं, तो बच्चे फिर आपके पास। आपको समझना पड़ेगा। अगर अभी जब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? जब हमारे पास सब कुछ खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे? अभी हमारे पास समय साथियों है, 2022 से लेकर 2025 इस देश में सत्ता का महासंग्राम होगा, और उस महासंग्राम में बहुजन समाज के लोगों को देश की सत्ता पे काबिज होना पड़ेगा। और जब काबिज हो जाओगे तब जाके आपके अधिकारों को आपके हाथों में मिलने वाले साथियों हैं, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे साथियों। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग पहले की तरह इधर दिल्ली में भी बहुजन समाज पार्टी को कंधे से कंधा मिलाकर पूरे संघर्ष के जरिए इसको खड़ा करने का काम करिए। अभी सेनेट फाइनल होने वाला है, 2022 में जब पार्षदी का चुनाव होने वाला है, मेयर का चुनाव होने वाला है, पूरी ताकत के साथ में इस बार नीला झंडा बहुजन समाज पार्टी का पूरी दिल्ली में दिखा दीजिए, दिल्ली को फतेह कर दीजिए साथियों। और दिल्ली क्यों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरी मेहनत करिए, उधर पूरा जो हमारी कमेटी बनती है, कमेटी संगठन को पूरा कंप्लीट करिए, बूथ कमेटी व्यक्तिगत कमेटी जो है उसे कंप्लीट करिए, उसको आप इग्नोर मत करिए। अगर आपका संगठन मजबूत है तो आप टकरा जाएंगे साथियों, आपका संगठन मजबूत नहीं है तो आप टकरा नहीं सकते साथियों। इसलिए साथियों मैं चाहता हूँ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ एक बार जोरदार नारे लगाइए अपने महापुरुषों के लिए साथियों, खड़े होकर। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, काशीराम साहेब